नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड की खेल नीति में खिलाड़ियों को नौकरी देना प्राथमिकता नहीं, 23 सालों में सिर्फ 44 को मिली नौकरी। झारखंड खेल नीति में खिलाड़ियों को नौकरी देने के मामले को कभी भी प्राथमिकता के स्तर पर नहीं रखा गया। ऐसे में राज्य निर्माण के बाद से राज्य खिलाड़ी नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं। मजबूरी में उन्हें केंद्रीय संस्थानों या फिर दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें कुछ नौकरी पाने के लिए सफल रहते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी उम्र गुजर जाने के बाद तरसते रह जाते हैं। हकीकत में खेल और खिलाड़ियों के मामले में झारखंड हमेशा आगे रहा है। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में झारखंड का परचम लहराया है। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कुश्ती, लोन बॉल सहित अन्य खेल शामिल है। खिलाड़ी तो पूरी मेहनत और लगन से पदक जीतकर अपने राज्य का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनके इन मान का सम्मान नहीं कर रही है। खिलाड़ी जब पदक जीतकर आते हैं तो उनको सरकार से उम्मीद रहती है कि उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी ओर इन 23 सालों में सीधी नियुक्ति के माध्यम से अब तक केवल 44 खिलाड़ियों को ही रोजगार मिल पाया है। बाकी खिलाड़ियों की उम्र इंतजार करते करते पार हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 2 तक का पाठ्यक्रम तैयार, 12वीं तक के लिए भेजा निर्देश। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा नीति के तहत कक्षा 2 तक की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, जबकि कक्षा 3 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 5 वर्ष तक की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इसके लिए सभी राज्यों से जानकारी मांगी गई थी। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। अब उसी आधार पर राज्य की ओर से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 3 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। सभी राज्यों को पाठ्यक्रम भेजा गया है। अब राज्यों द्वारा 12वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षा लेने पर निर्णय पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद लिया जाएगा। शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम लागू होने के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा पर नया प्रावधान लागू होगा। झारखंड में कोरोना के 6 नए मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या 57। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मामले में वृद्धि हो रही है। कई राज्यों में तो मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इसी बीच झारखंड में भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6 नए मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि 24 घंटे के अंदर 7 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना 57 एक्टिव मामले हैं। झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामले की पुष्टि हुई है उसमें देवघर, कोडरमा और रांची शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक देवघर में 3 नए मामले, रांची में 2 और कोडरमा में 1 नया केस मिला है। वही रिकवर होने वाले लोगों में देवघर के 4 और हजारीबाग के 3 लोग शामिल है। कुर्मी समाज को लुभाने का हेमंत सोरेन प्लान, जगन्नाथ महतो की विरासत संभालेगी उनकी पत्नी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जगन्नाथ महतो के रूप में कुर्मी समाज का अपना एक सशक्त नेता खोया है। इसकी भरपाई पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो दिग्गज जगन्नाथ महतो की उत्तराधिकारी उनकी पत्नी बेबी देवी होगी। विधानसभा क्षेत्र डुमरी के उपचुनाव में झामुमो उन्हें चुनाव मैदान में उतारे। उनके बेटे की उम्र 25 वर्ष से कम है और उपचुनाव होने तक भी वह 25 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा अहम सवाल यह भी है कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद स्कूली शिक्षा विभाग और उत्पाद विभाग किसे सौंपा जाएगा। यह बात सही है कि महतो समाज के आबादी राज्य में करीब 14% है, लेकिन आज झामुमो सामाजिक गठजोड़ की बुनियादी पर सियासत कर रहा है। उसमें महतो समाज के साथ माझी और मुस्लिम के जुड़ाव को भी
दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मंत्रिमंडल में महतो, माझी या मुस्लिम चेहरे में से किसी की एंट्री की संभावना बढ़ गई है। बोकारो और रामगढ़ की घटना के पीछे कैसा कनेक्शन? एक थाने में बैठ दोनों जिले के एसपी ने बनाया प्लान। बोकारो माओवादियों द्वारा अंजाम दिए जाने वाली घटना के पीछे की वजह लेबी बताई जा रही है। इधर गोला में भी हुई घटना के पीछे इसी वजह का जिक्र किया गया है। ऐसे में पुलिस इन दोनों घटनाओं के पीछे कनेक्शन का भी अंदाजा लगा रही है। जानकारी के मुताबिक आयर गाँव के पास एक पानी टंकी निर्माणाधीन है और पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी निर्माणाधीन पेयजल आपूर्ति योजना के एवज में तय लेवी नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। घटना को अंजाम देने के बाद उग्रवादी भी जोर जोर से कह रहे थे कि जो पाइपलाइन में काम करेगा उसके साथ यही अंजाम होगा। मालूम हो कि 7 अप्रैल की रात माओवादियों ने केरी में एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया था। ये सभी वाहन रामलोचन साव और लीला साव के थे। दरअसल लीला साव के ये वाहन पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन के काम में लगे थे, इसीलिए उन्होंने लीला साव के वाहन फूंक दिए। गर्मी से मिलेगी निजात। रांची सहित इन जिलों में आज बारिश के आसार, कल भी पड़ेगी फुहारे। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। सुबह होते ही तेज धूप का असर शुरू हो जाता है। दोपहर होते होते लोग घरों में सिमट रहे हैं। गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत खबर है। मौसम विज्ञान ने रविवार शाम तक बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश के आसार है। रविवार शाम तक बारिश होने के साथ ही गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा के अलावे रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल के साथ मेघ बरस सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि यह स्थिति 10 अप्रैल को भी रहेगी। इसके बाद 11 से 14 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। ईडी ने पंकज मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कराने का लिखा था पत्र पर डीएमओ ने इन लोगों पर कराई प्राथमिकी। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा, विष्णु यादव व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था। पर डीएमओ ने इस मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी अभय उर्फ पिंटू यादव तथा विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव के खिलाफ जिरवाबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। पंकज मिश्रा का जिक्र तक नहीं किया गया। इस बीच 3 दिनों की ईडी की जांच के बाद शनिवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी, सदर एसडीओ, सदर डीएसपी, मंडरू सीओ, जिरवाबाड़ी थानेदार से अवैध खनन को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है। इधर साहिबगंज स्थित महादेवगंज में 4 क्रशर ध्वस्त कर दिए गए तथा एक को सील किया गया है।